नमस्कार मित्रों। तो आज जो है हम लोग बायोलॉजी सेक्शन देख रहे थे। बायोलॉजी सेक्शन में हम लोगों ने जो है प्लांट के बारे में अच्छे से देख लिया था और सेल के बारे में देख लिया था। दोनों इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं दोनों को हम लोग जो है पहले वीडियो में कवर कर लिया था अच्छे से समझ के। ठीक है। और आगे जो है अब हम लोग यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था पूरा। इसके आगे जो है ये छोटा सा जो है जैव उर्वरक टॉपिक को थोड़ा सा देख लेंगे। उसके आगे जो है कंकाल और मांसपेशी तंत्र को देखेंगे। तो दोस्तों आने वाले आगामी जितनी भी परीक्षा हैं उस सभी के लिए जो है ये महत्वपूर्ण है। चाहे वो टीचर एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे एग्ज़ाम हो, चाहे लेखपाल बीडीओ हो, लोअर पीसीएस हो। ठीक है। सभी एग्ज़ामों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स के रूप में जो है घटना चक्र की प्रस्तुति की गई है, चित्रात्मक। ठीक है। इसको आप जो है अगर अच्छे से समझा दिया जाए तो इंसान को जो है स्टूडेंट को जो है और किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। और किसी नोट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। और हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए, क्योंकि जो है सारे सेक्शन को है बहुत जल्दी जल्दी जो है कवर कराया जाएगा। चाहे वो जीएस सेक्शन हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ्स पूरा हो। मैथ्स के लिए मास्टर वीडियो हर चैप्टर का बना दिया जाएगा, 20-20 क्वेश्चन का। ठीक है। रीजनिंग की इसी तरीके से करा दी जाएंगी। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें कवर करा दी जाएगी जल्दी जल्दी, 1 से 1.5 महीने में। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हैं तो मैं जो है पूरा जो है फ्री में सारी चीज़ें जो है आपको उपलब्ध करा दूंगा 1 से 1.5 महीने में। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जैव उर्वरक जो है इसको देख लेते हैं, जिसको इंग्लिश में आप लोग कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। तो जैव उर्वरक किसको कहते हैं? जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं से युक्त खाद को कहते हैं। ठीक है। जैव उर्वरक जो है वो पर्यावरण हितैषी होता है, पर्यावरण का अनुकूल होता है। ठीक है। और नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की उपलब्धता इसमें ज़्यादा होती है बायो फर्टिलाइजर में। ठीक है। जैव उर्वरक में खेतों में लाभकारी सूक्ष्मजीव होते हैं। जैव उर्वरक जो है खेतों में लाभकारी सूक्ष्मजीव होते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब बायो फर्टिलाइजर जो है इस समय हमारे देश में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है मित्रों। तो अब देखते हैं हम लोग जैव उर्वरक के प्रकार। जैव उर्वरक के प्रकार को देखते हैं। तो कंपोस्टिंग एक्सेलरेटर। ठीक है। उसके अंतर्गत जो है सेलुलोल सेलुलोटिक सेलुलोलिटिक। ठीक है। लिग्नोलिटिक। कंपोस्टिंग एक्सेलरेटर के प्रकार हैं। फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, एसिटोबैक्टर और नील हरित शैवाल और एजोला। तो ये सब सब चीज़ें जो है क्या है मित्रों? ये सब जो है खाद है। ठीक है। जो खेतों में खाद डाला जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। तो इसमें राइजोबियम इम्पोर्टेंट है, पूछता है, नील हरित शैवाल और एजोला। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, धान के खेतों में इसका प्रयोग किया जाता है, नील हरित शैवाल और एजोला का। और देखते हैं जैव उर्वरकों के प्रकार में फास्फोरस जरूरी है। ठीक है। जैव उर्वरक में जो है फास्फोरस जरूरी है। इसमें फास्फोरस में क्या क्या चीजें हैं घुलाने वाले? तो बैसिलस है, स्यूडोमोनास है। ठीक है। स्यूडोमोनास और एस्परजिलिस। ठीक है। ये तीनों जो है फास्फोरस में मिले होते हैं। और पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाले कौन कौन से होते हैं? तो राइजोबैक्टीरियम और स्यूडोमोनास। ये दो तो ध्यान रखिएगा। पूछता है कि पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाले कौन कौन से दो केमिकल होते हैं? तो राइजोबैक्टीरिया और स्यूडोमोनास। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर नील हरित शैवाल देखिए क्या है। नील हरित शैवाल एक तरह से काई होता है मित्रों। जैसे आप देखते होंगे कहीं पानी लग जाता होगा तो वहाँ हरी हरी काई जम जाती है।
तो नील हरित शैवाल जो है से क्या क्या लाभ होता है? तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। ये एजोला का सहचारी है। ठीक है, एजोला का साथ देता है, मतलब सहचारी है। इसका अन्य नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। तो पूछता है कि नील हरित शैवाल का जो है अन्य नाम क्या है? तो साइनोबैक्टीरिया। और ये प्रोकैरियोटिक शैवाल है। आपको मैंने ऊपर बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। तो ये नील हरित शैवाल जो है ये प्रोकैरियोटिक शैवाल है। अब एजोला को देख लीजिए। एजोला भी जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाता है। ठीक है, उपज की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर साइनोबैक्टीरिया और एनाबीना एजोली। ठीक है, और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाता है। ये जलीय फर्न होता है। तो ठीक है, एजोला क्या होता है? जलीय फर्न होता है। एक बार क्वेश्चन इसने यूपी पीसीएस में पूछा था कि एजोला क्या होता है? तो जलीय फर्न होता है। और ये दुधारू पशुओं को खिलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये दूध की मात्रा को बढ़ाता है। तो जो पशु रखे होंगे वो जानकारी के लिए जान लें कि एजोला जो है अगर आप खिलाएंगे तो दुधारू पशुओं को का दूध की जो है मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कंकाल व मांसपेशीय तंत्र। थोड़ा थोड़ा दोस्तों देखिए, हम थोड़ा समझा देते हैं इस वजह से कि जो है साइंस थोड़ा सा कठिन कुछ बच्चों को लगता है। ठीक है, तो जो चीज़ें कुछ कठिन भाषा में लिखी होती है तो उसको मैं सरल करने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको जो है याद हो जाए। ठीक है, जब दोबारा आप रिवीजन करेंगे तो आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा आराम से। ठीक है, थोड़ा समझाते हुए अगर जल्दी जल्दी पढ़ के निकल जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, अब कंकाल व मांसपेशीय तंत्र, ये दोनों जो है महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये इंक्लूड करके दिया हुआ है। तो कंकाल तंत्र, ठीक है, इसको स्केलेटन हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। तो कंकाल तंत्र हड्डियों से बना ढांचा होता है। ठीक है, इसके कार्य जो है ये शरीर को आकृति देना होता है। ठीक है, ये हड्डियों से बना ढांचा होता है और ये शरीर को आकृति देना। ठीक है, ये शरीर को स्टेबल बनाता है, संभाले रखता है। ठीक है, उसी तरह मांसपेशी तंत्र क्या होता है? ये मांसपेशियों से निर्मित होता है। इसके कार्य होते हैं शरीर को सहारा और दृढ़ता व गति देना। ठीक है, मांसपेशियों क्या वर्क होते हैं? मांस शरीर को सहारा और दृढ़ता और गति देना। ठीक है, अब देखिए ये पूछता है जो है, पहले मानव व कंकाल तंत्र देख लीजिए। तो मानव का कंकाल तंत्र जो है उसमें अंतः कंकाल देखते हैं। ठीक है, जो अंदरूनी जो हड्डियां होती हैं उसके बारे में। ये दो तरीके के होते हैं, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल जो है इसमें 80 हड्डियां होती हैं और उपांकीय कंकाल में 126 हड्डियां होती है। तो कुल मिला के मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अब ये आंतरिक कंकाल आपने देखा, अंतः कंकाल। और ये बाह्य कंकाल किसको कहते हैं? जैसे बाल आप देखते होंगे, नाखून होते होंगे, हैं, ये तो शरीर के बाहरी ये कंकाल माने जाते हैं, नाखून और बाल को। ठीक है, तो नाखून हो गया, बाल हो गया, रोम छिद्र हो गया आपके स्किन का। तो ये जो है ये बाह्य कंकाल में आएगा। अब इसको देख लीजिए कि किस किस अंगों में कितनी कितनी हड्डियां हैं। कभी पूछ लेता है कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं? तो 29 हड्डियां हैं। ठीक है, कपाल में, ठीक है, कपाल में तो 8। कपाल मतलब ऊपरी हिस्सा, सर का ऊपरी हिस्सा। ठीक है, उसको कपाल कहते हैं। तो उसमें 8 हड्डियां होती हैं। चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। ठीक है, कान में 6 हड्डियां होती है। रीढ़ की हड्डी में अगर वयस्क में 26 हड्डियां होती हैं और बच्चों में 33। वयस्क बोले तो 18 साल से जो उम्र से बड़े जो होते हैं उनकी हड्डियां 26 रहेंगी रीढ़ की हड्डी में, और बच्चों में 33। पसलियां कितनी होती हैं? तो 24 होते हैं, जो कि कहीं कहीं ऑप्शन में 12 देगा, कहीं 24 देगा, तो 12 जोड़ी। ठीक है, 12 जोड़ी कहीं देगा, नहीं तो अब 24 देगा। ठीक है, तो पसलियां जो है टोटल 24 होती है। फ्लोटिंग रेल्स, जिसको तैरती पसलियां कहते हैं, ये 2 जोड़ी होती है।
11वीं और 12वीं पसली। ठीक है, ये दो ही जोड़ी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब जो है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा पाने वाले तत्व कौन से हैं, तो ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे जो है कार्बन है। क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा कौन से तत्व हैं, तो ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर पे कौन है, तो कार्बन है। यही दो पूछता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन है। चौथे पे नाइट्रोजन है, फिर कैल्शियम में, फिर फास्फोरस है। तो और भी होते हैं, लेकिन ये ज्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन पहले नंबर पे, कार्बन दूसरे। ठीक है, इनकी मात्रा भी देख लीजिएगा। 65% ऑक्सीजन होता है, 18%, 18.5% कार्बन होता है, और हाइड्रोजन 9.5% होता है। ये तीन कम से कम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब मानव दंत प्रणाली देख लीजिए। ठीक है, तो जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, जीवन काल में 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं। 12 स्थायी चौवर्णक दंत होते हैं, सिर्फ 1 बार विकसित होते हैं। चौवर्णक मतलब कि जो पीछे के साइड में आप देखते हैं वो चकोर चकोर जो है, 4 दांत होते हैं, वो एक ही बार निकलते हैं। अगर वो निकल गया तो फिर वो दोबारा नहीं आता है। ठीक है, दंतवल्क जो एनिमल है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा ये सबसे हार्ड माना जाता है। ये जो मांस की तरह दिखता है, इसी को एनिमल कहते हैं। और ये जो है शरीर में सबसे हार्ड तंतु माना जाता है। ठीक है, और मनुष्य के पैर देख लीजिए। ठीक है, ये जांग जो है ये ठोस हड्डी का बना है। ये फीमर, फीमर हड्डी, जांग की हड्डी इसको कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और सबसे भारी हड्डी होती है। पर प्रमुख अस्थियां देख लीजिए। क्लेविकल, ये जत्रुक या हुंसली इसको कहते हैं, जिसको कॉलर बोन। ठीक है, जहां आप टी शर्ट उशर्ट पहनते हैं तो इसको कॉलर बोन इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में जत्रुक या हुंसली कहा जाता है। फिर स्कैपुला, ठीक है, ये स्कंद फलक है, शोल्डर ब्लेड। और उरोस्थी, जिसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं। और स्टर्नम, आप देख लीजिएगा, जो बीच हार्ट के बीच वाली जो हड्डी होती है, इसको स्टर्नम कहते हैं। कलाई रिस्ट देख लीजिए। कार्पल्स देख लीजिए। पेटेला, पेटेला क्या है, घुटने का, घुटने का जो जोड़ होता है उसको पेटेला कहते हैं। ठीक है, अब कुछ परीक्षा दृष्टि से क्वेश्चन देख लीजिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन कहलाता है आर्थोप्लास्टी। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन कहलाता है आर्थोप्लास्टी। मतलब कूल्हे को जब खराब हो जाता है तो दूसरा कूल्हा जो है आर्टिफिशियल लगाया जाता है, तो उसको आर्थोप्लास्टी कहते हैं। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक तत्व हैं कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन। अस्थि और आपके दांत के निर्माण के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन की आवश्यकता होती है। मानव शरीर के सबसे कठोर भाग होता है दंत वल्क, जो अभी हमने बताया एनिमल, जो है ना जबड़ा, इसको हिंदी में कहते हैं जबड़ा। जबड़ा तथा कंठ के बीच जीवा के नीचे स्थित हड्डी है हायोट्स। ठीक है, गर्दन का पहला कशेरुकु होता है एटलस कशेरुकु। अब थोड़ा सा कान देख लीजिए। कान में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक इंकस होता है, एक मेलिवस होता है। ठीक है, और स्टेपिस हड्डी, इसको ध्यान रखिएगा, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो पूछता है कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, तो स्टेपिज हड्डी, जो कि कान का हड्डी होता है। इस बुक में दोस्तों यही इंपॉर्टेंट है कि एकदम चित्रात्मक एकदम बुक है। आप चित्र को देखेंगे तो आपके दिमाग में एकदम चढ़ जाएंगी चीजें, फिर वो जल्दी दिमाग में जो चीजें पिक्चर से जाती हैं वो जल्दी भूलता नहीं है आदमी। इसीलिए आप इसको जरूर से देखें, इसको
देखने के बाद आपको जो है, कोई भी एग्जाम हो आप इसको जरूर एक बार दो बार देख के जाए, आपका काम बन जाएगा। अब ये संयोजी ऊतक देख लीजिए। ठीक है, तो लिगामेंट को लिगामेंट क्या होता है? ये जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। ठीक है, और हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। तो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट। ठीक है, जब और हड्डी और मांसपेशी कौन जोड़ता है? तो टेंडन, जिसको हिंदी में कंडरा कहते हैं। अब पाचन तंत्र देख लीजिए। पाचन तंत्र विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना। ठीक है, विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा अब जो भोज्य आप मतलब जो खाना खाते हैं उसको सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलता है। ठीक है, पाचन, आपका पेट। तो पाचन तंत्र को देख लीजिए। मुख को देख लीजिए। मुख में जो है लार है। ठीक है, और लार में क्या होता है? टाइलिन एंजाइम होता है, नहीं तो लारिया एमाइलेज होता है। तो पूछता है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन और एमाइलेज, इसको ध्यान रखिएगा। फिर जीभ होता है। ठीक है, फिर ग्रास नली, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में। तो ग्रास नली जो है वो भोजन को आमाशय तक ले जाना, इसका काम होता है, इसमें पाचक नहीं होता है। भोजन का दोस्तों पाचन जो है मुख से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, हमारे लार में जो है ये जो एंजाइम है टाइलिन और एमाइलेज, ये भोजन का पाचन करती है, पूरा नहीं करती है, लेकिन कुछ परसेंट जो है मुंह में ही पाचन हो जाता है। और ध्यान रखिए, ग्रास नली में भोजन का भोजन को अमाशय तक ले जाना काम होता है, इसमें पाचन नहीं होता है। फिर हमारे अमाशय में आ जाता है, जैसे कि देख रहे हैं आप। अमाशय में क्या क्या होता है? HCl रिलीज होता है। ठीक है, HCl मुक्त होता है, जिसको तेजाब कहते हैं। ठीक है, HCl तेजाब होता है। और ये पेप्सिन एंजाइम भी रिलीज करता है और प्रोटीन का पाचन करता है। तो पूछता है कि प्रोटीन का पाचन कौन सा चीज करता है? तो अमाशय। ठीक है, अमाशय जो है हमारा प्रोटीन का पाचन करता है। अब देखिए पित्ताशय। ठीक है, पित्ताशय को देख लीजिए। ये वसा का इमल्सीकरण करता है और पित्त का भंडारण करता है। लेकिन पित्त बनाता कौन है? ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछता है। पित्ताशय जो है ये पित्त का भंडारण करता है, लेकिन पित्त जो है बनाता वो यकृत बनाता है, आपका लीवर। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा, हजारों बार। तो पित्ताशय को जान लीजिएगा, दो काम है, वसा का इमल्सीकरण और पित्त का भंडारण करता है। ठीक है, यकृत देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यकृत से क्वेश्चन पूछता है। इसको लीवर कहते हैं इंग्लिश में। तो ये पित्त का उत्पादन करता है। ठीक है, पित्त का उत्पादन यकृत करता है और उसका भंडारण पित्ताशय करता है। फिर यकृत जो है ये ग्लाइकोजेनेसिस करता है, बनाता है। ठीक है, जो आप खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और जिस ग्लूकोज को हम लोग अपने शरीर से यूज नहीं कर पाते हैं वो ग्लाइकोजन बन के हमारे यकृत में भंडारित होता है। जरूरत पड़ने पे अगर आप भोजन 2 दिन ना करें तो यही ग्लाइकोजेनेसिस जो है ये ग्लूकोज में बदल के आपके बॉडी में एनर्जी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आप जो है आसानी से कार्य कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, और यकृत का जो है काम है यूरिया का संश्लेषण करना। ठीक है, ब्लड को अलग और जो है यूरिया का संश्लेषण करता है। ठीक है, अल्कोहल का निर्विशन निराविशन। तो कभी भी अगर आप किसी को शराब पिलाजिए, ठीक है, तो उसका जो है नुकसान जो है लीवर को उठाना पड़ता है, तो लीवर सबसे पहले डैमेज होता है। ठीक है, तो यकृत से सीधे उसका जुड़ाव है। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा, दो बातें, जैसे पित्त पित्त का उत्पादन करता है और ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन का भंडारण करता है, और यूरिया का संश्लेषण करता है, और अल्कोहल का निराविशन करता है। फिर अपेंडिक्स देख लीजिए, छोटा सा होता है हिस्सा। ठीक है, अपेंडिक्स जो है ये अवशेषी अंग है।
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और आपका अमाशय हो गया। अग्नाशय देख लीजिए, जिसको पैनक्रियास कहते हैं। ठीक है, ये अग्नाशी रस को रिलीज करता है। बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत जो है ये जल का अवशोषण करता है। ठीक है, छोटी आंत जो है भोजन का पाचन करता है पूरी तरीके से, और बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है। अब छोटी आंत देख लीजिए, छोटी आंत जो है आंत जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जो आप लोग जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, चावल दाल रोटी सब्जी, ये सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनका पाचन करती है छोटी आंत। वसा का पाचन करती है, जो आप तेल घी खाते हैं ये वसा होती है, वसा का पाचन करता है। प्रोटीन का भी पाचन करता है। ठीक है, और पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण भी करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण कौन करता है, तो छोटी आंत। और बड़ी आंत ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ जल को, ठीक है, और नमक का अवशोषण करती है। ठीक है, यहाँ नमक नहीं दिया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। गुद्दा है, ये मल परित्याग करता है। ठीक है, जो जीवाणु जो है जो आपके बॉडी में जो वेस्ट होते हैं, उसको जो है जीवाणु मल में तब्दील कर देते हैं, और वो मल जो है ये गुदा से बाहर निकल जाते हैं, तो इसी को मल परित्याग कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब लार का संगठन देख लीजिए। ठीक है, लार का संगठन, तो म्यूकस होता है, जिसको लुब्रिकेंट कहते हैं। लार में म्यूकस होता है। ठीक है, लिबलिबापन थोड़ा सा देखते होंगे, लुब्रिकेंट उसको कहते हैं। फिर लारिये एमाइलेज होता है, टाइलिन होता है। ठीक है, जो कि स्टार्च का पाचन करता है। लार में एमाइलीज और टाइलिन होते हैं, जो कि स्टार्च में स्टार का पाचन करते हैं। और लार में क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, जो कि जीवाणुओं का नाश करता है। हमारे मुंह में भोजन के साथ बहुत से बैक्टीरिया वायरस जाते हैं, तो उसको जो यही लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो मार देता है मुंह में ही। ठीक है, आप मुंह में भोजन डालेंगे उसी समय ये लार के थ्रू मार देगा। तो इस वजह से जो है हमारा लार कितना महत्वपूर्ण है, आप समझ सकते हैं। लार में क्या है, Na है, Cl है, क्लोरीन है, K है, आदि इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये खाने में नमी बनाते हैं। और क्या है, लिंगुअल लाइपेज, जो कि वसा का पाचन करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो है लार कितना महत्वपूर्ण है। अब एक बार और देख लीजिए। लार से आप लोग जो है, लार में जो है लिंगुअल लाइपेज होता है, जो कि वसा का पाचन करता है। और म्यूकस होता है, ठीक है, ये लुब्रिकेंट बनाता है। और लारिये एमाइलेज और टाइलिन जो है स्टार्च का पाचन करता है। और लाइसोजाइम एंजाइम जो है ये जीवाणुओं का नाश करता है। अब लीवर को देख लीजिए, चित्र के द्वारा बताया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये लीवर। ठीक है, इसका भार जो है ये 1.5 किलो का होता है। इसकी प्रमुख काम क्या है, कार्य क्या है, ये पित्त का उत्पादन करता है, जैसा कि मैंने बता दिया। ये रक्त में अमीनो अम्ल का विनियमन करता है। ठीक है, और ये यूरिया का संश्लेषण करता है। ठीक है, लगभग 500 क्रियाएं। और ये ग्लाइकोजेनेसिस करता है, का भंडारण करता है। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करता है लीवर। और इसमें हिपेरिन व फाइब्रिनोजोन प्रोटीन का उत्पादन होता है। हिपेरिन क्या होता है, हिपेरिन जो आपका ब्लड को जो है क्लोटिंग नहीं होने देता है। आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है ये क्यों नहीं जमता है, हिपेरिन के कारण। तो हिपेरिन को कौन बनाता है, लीवर बनाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए ब्लड में क्लॉटिंग थक्का नहीं जमता है। और लीवर का क्या काम है, शरीर का ताप बनाए रखने में सहायक है। शरीर का आपका टेम्परेचर को जो है बनाए रखता है। अब स्टोमक देख लीजिए, पेट का क्या काम है अमाशय का। तो अमाशय जो है जठर ग्रंथियां है, जो कि जठर रस को जो है रिलीज करती है। ये हल्का पीला रंग का होता है। ठीक है, अमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, ठीक है, जिसको अम्लीय होता है, ये HCl, इसको तेजाब हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये जो है भोजन को जो है पचाने में सहायक है।
और ये पेप्सिन एंजाइम जो है ये रिलीज करता है, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। ये जो पेप्सिन एंजाइम ही जो है पेट का, ये प्रोटीन का पाचन करता है। और अमाशय के जो आंतरिक स्तर की अम्ल से जो रक्षा करता है, जो पेट में जो है रक्षा करता है। कहने का मतलब जो पेट का जो है आंतरिक जो है, जो ढांचा होता है, ठीक है, उसको अम्ल से जो रक्षा करता है वो श्लेष्मा करता है। ठीक है दोस्तों। और रेनिन एंजाइम भी होता है पेट में, ठीक है, जो कि दूध को पाचन के लिए जो है सहायक है। ठीक है। तो दूध का पाचन कौन सा करता है एंजाइम? रेनिन एंजाइम। अगला देख लीजिए, लीवर यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको मैंने बता दिया। पित्ताशय देख लीजिए, गॉल ब्लेडर, ठीक है। पित्त का भंडारण पित्ताशय करता है, प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिलीमीटर जो है पित्त का श्रवण करता है ये। ठीक है, पित्त का श्रवण करता है। वसा का पायसीकरण भी करता है, जिसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। लिपिड्स के पाचन व अवशोषण में सहायक होता है, और इसका पीएच 7.7 होता है। और ये क्षारीय पित्तरस होता है। तो 7 के ऊपर जो है वो क्षारीय हो जाता है, और 7 से कम जो होता है वो अम्ल कहलाता है। तो 7.7 जो है ये पित्त का जो है पीएच मान है, जो कि क्षारीय पित्तरस होता है। इसका रंग कैसा होता है पित्त का? तो पीला और हरा, ठीक है, पीला और हरा दिखता है। और ये पित्ताशय जो है ये बिलीरुबिन की अधिकता इसमें पाया जाता है। ठीक है, बिलीरुबिन की अधिकता से ये पीलिया इसमें हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि बिलीरुबिन की अधिकता से पीलिया हो जाता है। अब देखिए, लेंगर हेंस की द्वीपिका, जिसको आइसलेट्स ऑफ लेगर हेंस कहलाता है। और इसकी खोजकर्ता कौन है? लेगर हेंस। ये अग्नाशय का ही एक भाग होता है। ठीक है। और ये इंसुलिन, ग्लूकागोन एवं सोमैटोटेसिन हार्मोन का स्रावण करता है। अब पैनक्रियाज देख लीजिए, अग्नाशय, ये इंपॉर्टेंट है। अग्नाशय को ही पैंक्रियाज कहते हैं। अग्नाशय जो है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पैनक्रियास। ठीक है। तो पैनक्रियास जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। पैनक्रियास जो है मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, ये अंतरस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। तो क्वेश्चन पूछता है कि शरीर में इकलौती एक मिश्रित ग्रंथि है, कौन सी है? अग्नाशय। और ये अंतरस्रावी भी होता है और बहिस्रावी भी होता है। पैनक्रियास जो है ये क्षारीय अग्नाशी रस है, जो कि पूर्ण पाचक रस का स्रावण करता है। ठीक है। और इसके कुछ प्रकार देख लीजिए। तो ट्रिप्सिनोजन, ये अक्रियाशील ट्रिप्सिन है, और प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। ठीक है। और ये अग्न्याशी लाइपेज है, जो कि वसा का पाचन करता है। और अग्नाशी एमाइलेज जो है वो स्टार्च का पाचन करता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि ट्रिप्सिनोजन जो है अक्रियाशील ट्रिप्सिन है, और प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज जो है अग्नाशी लाइपेज को जो है वसा का पाचन करता है। और स्टार का पाचन कौन करता है? अग्नाशी एमाइलेज। तो लाइपेज वसा का पाचन करता है, और एमाइलेज जो है स्टार्च का पाचन करता है। ध्यान रखिएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन देख लीजिए। इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है। पहला डुओडेनम, दूसरा जेजेनम, तीसरा इलियम। इसको हिंदी में कहते हैं ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। ठीक है।
छोटी आंत जो है अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, ये 6 से 7 मीटर की लंबाई इसकी होती है, छोटी आंत की। और इसके कार्य क्या क्या होते हैं? ये भोजन का अंतिम रूप से पाचन तथा अवशोषण करता है। तो भोजन का अंतिम रूप से जो है पाचन कौन करता है? छोटी आंत। छोटी आंत के कार्य के जो है कई प्रकार होते हैं, ठीक है, जैसे इरेप्सिन है, माल्टेज है, लैक्टेज है, लाइपेज है, सुक्रोज है। तो इनके क्या क्या कार्य हैं? इरेप्सिन जो है ये क्या करता है? पेप्टोन्स पाचन करता है, अमीनो अम्ल बनाता है। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज पाचन करता है और ग्लूकोज बनाता है। लैक्टेज क्या काम करता है? लैक्टोज पाचन करता है और गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज बनाता है। लाइपेज क्या करता है? इमल्सिफाइड वसा पाचन करता है और इसको फैटी एसिड बनाता है। सुक्रोज जो है, सुक्रोज का ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में विखंडन करता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बड़ी आंत देख लीजिए। बड़ी आंत जो है ये 3 भागों में विभाजित है, सीकम, कोलन और मलाशय, ठीक है। बड़ी आंत 3 भागों में विभाजित है। 3 भाग कौन कौन से हैं? सीकम, कोलम, मलाशय। और इसके कार्य क्या है? ये जल का अवशोषण करता है, जल और नमक का अवशोषण करता है बड़ी आंत। अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स के अन्य नाम है क्रीमी रूप, परिशेषिका, और ये अवशेषी अंग है जिसको वेस्टेजियल ऑर्गन का उदाहरण कहते हैं, और ये बृहदांत्र के शिकम से जुड़ा हुआ है। अब देखिए परीक्षा के दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं, इसको देख लीजिए। लार में जल की मात्रा होती है 99.5%। प्रतिदिन लार का औसतन स्राव होता है 1 से 1.5 लीटर। प्रतिदिन लार का औसतन स्राव होता है, मतलब प्रतिदिन लार निकलता है, रिलीज होता है 1 से 1.5 लीटर। ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? जाइमेज। ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम जाइमेज है। एंजाइम मूलतः होते हैं जैव उत्प्रेरक प्रोटीन। एंजाइम मूलतः होते हैं जैव उत्प्रेरक प्रोटीन। दूध को पचाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? रेनिन। ध्यान रखिएगा, पूछता है। दूध को पचाने के लिए रेनिन एंजाइम होता है। अब देखते हैं विटामिन एवं पोषण। इससे भी दोस्तों एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो प्रमुख पोषक पदार्थ एवं उनके कार्य, ठीक है, ध्यान से देखिए। जितने पोषक पदार्थ है और उनके कार्य हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या कार्य है? ये ऊर्जा का उत्पादन करता है, ठीक है, ये ऊर्जा उत्पादक होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी खाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट है, इससे ऊर्जा का उत्पादक होता है। वसा का क्या काम है? वसा भी ऊर्जा उत्पादक होता है, ठीक है। प्रोटीन जो है ये शरीर का निर्माण करता है, ठीक है, आपके मांसपेशियों को तेजी से बढ़ाता है। और विटामिन जो है ये उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है, ठीक है। विटामिन क्या करता है? उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन। विटामिन का और एक और कार्य है दोस्तों, ये हमारी बीमारी से हमको बचाता है, हमको इम्यूनिटी प्रदान करता है। 5वां न्यूक्लिक अम्ल जो कि प्रोटीन संश्लेषण करता है। और खनिज लवण जो है ये उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। अब देख लेते हैं विटामिन से क्वेश्चन आता है। विटामिन 1, विटामिन 2 सब क्या है? तो B1 जो है अन्य नाम इसका थाइमिन है। इससे जो रोग होते हैं ये बेरी बेरी रोग होता है, जिससे वृद्धि रुक जाता है, ठीक है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध। ये जो है अगर आप लेते हैं तो आपको विटामिन B1 की कमी आपकी दूर हो जाएगी। विटामिन B2 जो है इसका अन्य नाम है राइबोफ्लोविन। इसमें यही पूछता है, वैज्ञानिक नाम ही, ठीक है।
तो विटामिन बी टू का नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। इससे रोग जो होता है इसको किलोसिस रोग होता है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है कि विटामिन बी टू का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप बोलेंगे राइबोफ्लोविन। उससे रोग कौन सा होता है? ठीक है, तो किलोसिस। या इस तरीके से भी पूछता है कि किलोसिस रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप ऑप्शन करेंगे विटामिन बी टू। इसके स्रोत है पनीर, अंडे, यीस्ट, मांस, पत्तेदार सब्जियां। विटामिन बी थ्री, इसका नाम जो है साइंटिफिक नेम क्या है? नियासिन और निकोटिनिक अम्ल। इससे रोग कौन सा होता है? इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, स्रोत क्या है? ईस्ट, मांस, मछली, अंडा और दूध, फलियां। विटामिन बी फाइव, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैंटोथिनिक अम्ल। पैंटोथिनिक अम्ल। इससे कौन से रोग होते हैं इसकी कमी से? विटामिन फाइव की कमी से चर्म रोग, सफेद बाल। ठीक है, और इसके स्रोत क्या है? अंडे, दूध, मांस व मूंगफली। विटामिन बी सिक्स, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पायरिडॉक्सिन। और ये इससे इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? इससे कमी से रक्त क्षीणता होती है, चर्म रोग होता है और पेशियों में ऐंठन आ जाता है, मतलब हड्डियों में ऐंठन आ जाता है। इसके स्रोत जो है दूध, यीस्ट, अनाज व मांस। अब विटामिन बी सेवन जो है इसको बायोटीन कहते हैं। और इसकी कमी से होने वाले रोग चर्म रोग, बालों का झड़ना। ठीक है, मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल इसके स्रोत हैं। अगर आप ये खाते हैं तो इससे दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ देखिए विटामिन ए है, तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल। कई बार एग्जाम में आया है, ध्यान रखिएगा। और इसकी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है? आपको रात को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, रात को आपको दिखाई ही नहीं देगा अगर आपको रतौंधी बीमारी है तो। और कौन सा रोग है? जीरो थैलेमीमिया और त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। स्रोत है गाजर, हरी सब्जियां, दूध, यकृत, मछली का तेल। अब विटामिन बी नाइन देख लीजिए, इसका साइंटिफिक नेम है फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से जो है रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि। हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे इसके स्रोत हैं। विटामिन बी ट्वेल्व वेरी इंपॉर्टेंट, साइनोकोबालमिन इसको कहते हैं। इससे जो है इसकी कमी से जो है रोग है घातक रक्त क्षीणता। ठीक है, मतलब रक्त की एकदम कमी हो जाती है, जिसको निमोनिया भी कहते हैं। निमोनिया जिसको होता है उसको विटामिन बी ट्वेल्व की कमी हो जाती है उसको। और तंत्रिका तंत्र गड़बड़ी। ठीक है, नसों में दिक्कत आएगी। इसके स्रोत क्या है? मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत और जीवाणु। विटामिन सी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। कई बार पूछा जा चुका है कि विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से। और ये इसके स्रोत जो है खट्टी चीजें होती हैं। ठीक है, आंवला, नींबू, नींबू या वंश की कोई फल। ठीक है, जो खट्टे होते हो, टमाटर व सब्जियां। इससे हमको विटामिन सी मिलता है। मिर्च भी होती है, हरी मिर्च। अब विटामिन डी देख लीजिए, इसका अन्य नाम जो है कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, इसकी कमी से होने वाले रोग सूखा रोग। ठीक है, जिसको रिकेटस कहते हैं। ऑस्टियोमेलेसिस, ये दोनों बड़े रोग हैं हड्डी के। और इसके सबसे बड़े स्रोत हैं सूर्य का धूप। धूप में अगर आप प्रतिदिन आधा घंटा रहते हैं तो आपको कोई भी विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग नहीं होगा। ठीक है, बाद में ये मक्खन, मछली सब चीज़ें हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। और विटामिन ई देख लीजिए, इसका अन्य नाम टोकोफेरॉल है। इससे होने वाला रोग जो है जनन क्षमता की कमी। ठीक है, जननांग तथा पेशियों की कमजोरी। ये युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, आप समझ सकते हैं। इसके स्रोत है तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। ठीक है, विटामिन ई भी कई बार पूछ चुका है, टोकोफेरॉल इसको कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम।
ध्यान रखिएगा। और आखिरी में विटामिन के, इसका साइंटिफिक नेम है नेप्थोक्विनोन। इससे होने वाले इसकी कमी से होने वाले रोग, चोट लगने पे रक्त का थक्का ना जमना। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपको चोट लगेगी, तो आपको ब्लड जो है बहुत तेजी से निकलने लगेगा और रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो विटामिन के अगर आपके बॉडी में है तो वो जल्दी से रक्त आपका सूख जाता है, वहाँ पपड़ी जम जाती है। ठीक है, वहाँ थक्का जम जाता है, इसलिए उसको उसी को कहते हैं कि रक्त का थक्का, मतलब यहाँ जम गया तो ब्लड रुक गया। ठीक है, एक दो दिन, दो चार दिन बाद वो स्किन में तब्दील हो जाता है। तो इतने प्रकार के जो है आपको विटामिन ध्यान रखना है। इसमें से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। साइंटिफिक नेम इसका ध्यान रखिएगा, और इसकी कमी से होने वाले रोग को ध्यान रखिएगा। और ये जो स्रोत है, ये आपके काम की चीज है, ये एग्जाम के काम की चीज नहीं है। तो आगे देखिए, और केवल भोजन से प्राप्त अनिवार्य अमीनो अम्ल। तो देखिए दोस्तों, अमीनो अम्ल जो होता है, हमको बता देते हैं ऊपर से ही। 10 तरीके का अमीनो अम्ल तो हमारा बॉडी खुद बनाता है, और 10 तरीकों के जो अमीनो अम्ल जो है हमको बाहर से लेना पड़ता है। चलिए आगे आपको समझ में आएगा। जैसे दूध के बारे में देख लीजिए, अन्य नाम इसका पूर्णाहार है। इससे मतलब सभी तरीके का आपको प्रोटीन, विटामिन सॉरी कह रहे हैं, प्रोटीन, हर तरीके का प्रोटीन आपको मिल जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको विटामिन सी की कमी रहती है, नहीं तो आपको सारी चीजें इससे मिल जाती है दूध से। तो ये सफेद रंग का क्यों होता है? दूध जो है ये सफेद रंग का क्यों होता है? केसिन के कारण। पूछता है कि दूध का रंग सफेद किस कारण से होता है, तो केसिन के कारण आप टिक करेंगे। ठीक है, उसको आप फॉस्फोप्रोटीन भी कहते हैं। और पूछेगा कि दूध का रंग पीला किस कारण से होता है, तो आप टिक करेंगे कैरोटीन के कारण। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं मित्रों। गाय के दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरो, देखिए नीचे लिखा भी है, गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण? बीटा कैरोटीन के कारण। दूध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन, मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, तो दूध जो होता है उसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम हमारे पेट में काम करता है? रेनिन। दूध का खट्टापन किसके कारण से हो जाता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, वो लैक्टोज होता है। ठीक है, उसमें बैक्टीरिया आ जाता है लैक्टोबैसिलस, जिसके कारण दूध जो है लैक्टिक अम्ल से खट्टा हो जाता है और वो दही बन जाता है। इसके संगठन कौन कौन से देख लीजिए। दूध में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो जल जो है 87% होता है, वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कैल्शियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है। अब अमीनो अम्ल देख लीजिए, ये केवल भोजन से प्राप्त होता है। अनिवार्य अमीनो अम्ल के कौन कौन से हैं? हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनियलेसिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, नियोथिन। ये नहीं पूछता है दोस्तों, इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि अमीनो अम्ल जो होते हैं वो 10 तरीके के हमारी बॉडी खुद ही बनाती है, और 10 तरीके का हमको बाहर से लेना पड़ता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। और शरीर की कोशिकाओं में भी संश्लेषण, अनानिवार्य अमीनो अम्ल। ठीक है, ये मतलब इतना अनिवार्य नहीं है। इसको भी देख लीजिए क्या क्या नाम है। ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, एलेनिन, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिन, प्रोलीन, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पेरेजिन, अर्जिनिन, सिस्टीन। अब ग्लूकोज बहुलक देख लीजिए। स्टार्च, स्टार्च का क्या काम है? वनस्पति से ये प्राप्त होता है। ठीक है, स्टार्च जो है वनस्पति से प्राप्त होता है। ये आयोडीन घोल से क्रिया करता है। ठीक है, नीला काला रंग का होता है। पादप बीजों में अमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है।
अब सेलुलोज देख लीजिए क्या है। सेल्यूलोज जो है वनस्पति से प्राप्त होता है। ठीक है, सेलुलोज भी जो है वनस्पति से प्राप्त होता है, और ये आयोडीन घोल से अभिक्रिया नहीं करता, और ये कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। आपको बता चुके हैं सेलुलोज और स्टार्च, ये दोनों हमने आपको ऊपर बता दिया है। ठीक है, अब देखिए वसीय अम्ल। ठीक है, वसीय अम्ल क्या है? वसीय अम्ल आवश्यक वसीय अम्लों का शरीर में संश्लेषण संभव नहीं है। ठीक है, ये ऊर्जा के स्रोत हैं वसीय अम्ल, जिसको आप फैट कहते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा के स्रोत है। ये भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त वसा है, और ये ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, इसको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं वसा। आवश्यक वसीय अम्ल कौन कौन से हैं जो हम लोग के लिए जरूरी फैट होते हैं? तो ये अल्फा लिनो लिनोलेनिक अम्ल होते हैं, और लिनोलेनिक अम्ल होते हैं। तो अल्फा लिनोलेनिक अम्ल कौन कौन से होते हैं? तिलहन, ठीक है, अलसी एवं तीसी, ठीक है, उसी को हम लोग तिलहन कहते हैं, में अधिकता होती है। कहने का मतलब अल्फा लिनोलेनिक अम्ल किसमें होते हैं? तिलहन में अधिकतम होते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण है ओमेगा 3 वसी अम्ल, और उपयोग इसका क्या क्या होता है? रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव में कमी। ठीक है, रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव में कमी। दूसरा क्या है? लिनोलेइक अम्ल, उदाहरण ओमेगा 6। चलिए आगे बढ़िए। वसा का प्रकार देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये काम की चीज है। तो संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और ट्रांस वसा। ठीक है, तो संतृप्त वसा जो है ये कम अभिक्रियाशील होती है, और ये एकहरा बांध बनाती है, सिंगल बॉन्ड है। स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक होते हैं। ठीक है, संतृप्त वसा जो है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे उदाहरण है नारियल का तेल, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। असंतृप्त वसा क्या है? अनसैचुरेटेड फैट इसको कहते हैं। ठीक है, ये अधिक अभिक्रियाशील होता है। असंतृप्त वसा जो है ये कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरा बंध बनाता है, ये डबल बॉन्ड बनाता है। ये अपघटन की तीव्र दर बनाता है, और ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड जो फैट होता है ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। उदाहरण के लिए मछली का तेल। और ट्रांस वसा, ठीक है, इसको खराब इसको खराब एलडीएल कहते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, एलडीएल का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये खराब होता है। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि करता है। ये ट्रांस वसा जो है हृदय वाहिका को क्षति पहुंचाता है। उदाहरण के लिए पशु जनित वसा व हाइड्रोजनीकृत तेल। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से, ये दोनों को ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बना कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो ये रेशियो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुपात से मिलकर बना एक कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक कार्बनिक पदार्थ होता है, ध्यान रखिएगा। इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, और ऊर्जा भंडार की तरह काम करता है। ठीक है, प्रोटीन का क्या काम है? प्रोटीन का नामकरण किसने किया? जे जे मुल्डर ने। इसके खोज किसने किया? तो जे बर्जिलियस। ये पूछता है कि प्रोटीन की खोजकर्ता कौन है? जे बर्जेलियस। प्रोटीन निर्माण के बेसिक इकाई, ठीक है, अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, शरीर का लगभग 16% भाग प्रोटीन निर्मित होता है। ठीक है,
हमारे शरीर में 16% जो भाग होते हैं वो प्रोटीन से निर्मित होते हैं, इसलिए प्रोटीन हम लोग के लिए बहुत आवश्यक होता है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में 1 से 2% निर्माण करता है। ठीक है। प्रोटीन के कार्य कौन कौन से होते हैं? ऊर्जा उत्पादन, ठीक है, शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत भी करता है। ठीक है, जो बड़े बड़े शरीर, जो बॉडी बिल्डर, आप लोग अगर बॉडी बनाते हैं तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है शरीर की वृद्धि के लिए। इससे मांसपेशी बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, तो बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा नहीं रहेगा तो आप एक्सरसाइज कैसे करेंगे, और एक्सरसाइज कर लेंगे तो बॉडी पंप कैसे करेगी, तो वो प्रोटीन से करेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन करता है, शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत भी करता है। जो एक्सरसाइज करते हैं, जो सेल टूट फूट होती है बॉडी में, उसकी मरम्मत भी प्रोटीन करता है। ठीक है, और कोशिका जीवद्रव एवं उत्तक का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे कहीं चोट लग जाती है तो देखते हैं काला हो जाता है, तो मतलब वहाँ कोशिका मर जाती है वहाँ का, इसीलिए वह काला हो जाता है। ठीक है, तो वो प्रोटीन जाता है तो वो जो है कोशिकाओं को जीवित हो जाता है। ठीक है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है, जिससे वो कोशिका जिंदा हो जाता है। ठीक है, तो वो घाव ठीक हो जाता है। तो कोशिका जीवद्रव और उत्तक निर्माण भी करता है। प्रोटीन को विकृत करते हैं एक्सरे, भारी धातु लवण व उष्मा। प्रोटीन को विकृत करते हैं एक्सरे, ठीक है, भारी धातु लवण व उष्मा। और कमी से हो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग जो है ये क्वाशियोरकर और मेरेमस, कई बार पूछा हुआ है दोस्तों ये क्वेश्चन। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, क्वाशियोरकर और मेरेस्मस। ठीक है, ये बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, तो क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए सरल प्रोटीन कौन कौन से हैं। केवल अमीनो अम्ल से निर्मित जो है, ठीक है, उसको सरल प्रोटीन कहते हैं। उदाहरण के लिए एल्ब्यूमिस, हिस्टोन। ठीक है, अब प्रोटीन के प्रकार देख लीजिए। ठीक है, एक होता है व्युत्पन्न प्रोटीन और एक संयुग्मी प्रोटीन। तो व्युत्पन्न प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक प्रोटीन व जलीय अपघटन से निर्मित। उदाहरण के लिए पेप्टोन और पेप्टाइड। और संयुग्मी प्रोटीन कौन कौन से हैं? अमीनो अम्ल के साथ अन्य समूह भी जुड़े हुए हैं। अमीनो अम्ल के साथ अन्य समूह भी अगर जुड़े हुए हों तो वो संयुग्मी प्रोटीन होते हैं। उदाहरण क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। अब कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। क्वेश्चन तो आप जरूर याद रखें, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड है। दूध को दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले तत्व हैं 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। प्रोटीन का संयोजन इकाई होता है अमीनो अम्ल। सींग, बाल, नाखून, खुर व त्वचा में उपस्थित प्रोटीन का नाम है अल्फा कैरोटीन। ठीक है, अल्फा कैरोटीन। मस्तिष्क में एड्रिनेलिन व डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करने वाला प्रोटीन है टायरोसिन। टायरोसिन, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है पोषण के साथ औषधीय गुण वाले खाद्य। ठीक है, पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी बेरी। अगर आपके चावल पॉलिश किए हुए हैं तो उससे कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी। मिर्च में पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी, मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि मिर्च में विटामिन सी होता है। विटामिन ए मानव शरीर में संचित रहता है यकृत में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा
कि विटामिन ए जो है मानव शरीर में संचित रहता है कहाँ? यकृत में, जिसको लीवर कहते हैं। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या है? आम। स्वप्न को याद रखने में सहायक विटामिन है विटामिन B6। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा है। विटामिन B6। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है अंकुरित गेहूं का तेल। वह विटामिन जिसे हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी जीवधारियों के लिए आवश्यक दीर्घ मात्रा पोषक तत्व है। ठीक है, जीवधारियों के लिए आवश्यक दीर्घ मात्रक पोषक तत्व, जिसको मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट, मतलब ये सबसे ज्यादा मात्रा में बॉडी के लिए जरूरत है। ठीक है, इसकी जरूरत ही जरूरत है बॉडी को। तो पोटेशियम, जिसको के कहते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, सल्फर, ये हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा जरूरी होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। फास्फोरस, इसके स्रोत हैं दूध, पनीर, कलेजी, जई, हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, इससे आपको फास्फोरस मिलता है। फास्फोरस के कार्य क्या है? ये हड्डियां एवं दांतों को दृढ़ता मतलब प्रदान करता है। ये शरीर में तरल पदार्थों के मध्य संरचनात्मक संतुलन बनाता है। ठीक है, अब आयोडीन देख लीजिए। इसके स्रोत है आयोडीन नमक, समुद्री खरपतवार और मछली। इसके कार्य क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण हेतु आवश्यक है ये। ठीक है, इसकी कमी से हमको थायराइड रोग हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम, इसके स्रोत है कद्दू के बीज, बादाम, पालक, और इसके कार्य है, मैग्नीशियम के कार्य है तंत्रिका एवं पेशीय तंत्र की क्रियाओं हेतु आवश्यक, और ये कैंसर से बचाव हेतु सहायक है मैग्नीशियम। तांबा, तांबा हमको किससे मिलते हैं? मछलियाँ, यकृत एवं अनाज से। इसकी तांबा के कार्य है हीमोग्लोबिन संश्लेषण, ठीक है, अस्थि निर्माण और इलेक्ट्रॉन संवाहक। जस्ता का स्रोत मछली, यकृत, और जस्ता के कार्य इंसुलिन कार्य की हेतु आवश्यक है। ठीक है, इंसुलिन कार्य की हेतु आवश्यक मतलब शुगर के पेशेंट को जस्ता जरूरी है। जिंक इसको कहते हैं। कोबाल्ट के स्रोत है मांस, मछली, जल, और इसके कार्य हैं आरबीसी संश्लेषण, ठीक है, और विटामिन B12 का संश्लेषण। ठीक है, तो विटामिन B12 का संश्लेषण किससे होता है? कोबाल्ट से। पूछा गया है क्वेश्चन। और पर प्रमुख खनिज व उनके कार्य देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन दोस्तों, ये जो छोटे छोटे बॉक्स में बना के दिया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, इसको मजाक मत लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है सामान्य जिंदगी के लिए भी जरूरी है और परीक्षा के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। इसी में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए पोटेशियम के क्या स्रोत है? केला, खजूर, बीन्स, ब्रोकली। ठीक है, पोटेशियम के कार्य क्या है? पेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण, और शरीर में विद्युत अपघटन का संतुलन। कैल्शियम का क्या काम है? कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम के स्रोत हैं दूध, पनीर, अंडा, मछली, साबुत अनाज, ठीक है, या रागी। और कैल्शियम के कार्य क्या है? हड्डियों तथा दांतों को मजबूती, रुधिर स्पंदन में सहायता, और पेशीय संकुचन। सोडियम के स्रोत क्या है? साधारण नमक, मछली, अंडे, और सोडियम के कार्य क्या है? पेशीय संकुचन, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघटन संतुलन, तंत्रिका आवेग का संचरण। लौह आयरन का क्या काम है? कलेजी, गुर्दा, सेब, पालक, हरी सब्जियां, रागी, अंडे व पीला भाग। ठीक है, लौह के कार्य क्या है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन का निर्माण, ऊतकों में ऑक्सीजन। ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन का निर्माण या ऊतकों में ऑक्सीजन। तो पूछता है कि लौह की कमी से कौन सा प्रॉब्लम होता है? तो आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन ही जो है ब्लड में जो है रेड कलर जो है वो हीमोग्लोबिन के ही कारण होता है। ठीक है,
और ये ऊतकों में ऑक्सीजन का ट्रांसफर भी करता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर श्वसन तंत्र पे जाते हैं। ठीक है, तो श्वसन तंत्र, ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो श्वसन तंत्र ऐसे सभी अंग जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और श्वसन तंत्र के कार्य क्या है? सांस लेना, ठीक है, जिसको ब्रीथिंग कहते हैं, और श्वसन, जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, ये पेड़ पौधा करते हैं। फेफड़ा देख लेते हैं। फेफड़ा के जो है भागों को देखते हैं। तो गैसों का आदान प्रदान फुस्फुसीय श्वसन द्वारा होता है। ठीक है, और दायां फेफड़ा अधिक बड़ा और चौड़ा होता है। फिगर में आप देख रहे हैं। ठीक है, दायां फेफड़ा अधिक बड़ा एवं चौड़ा होता है और फुस्सावरण या प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा सुरक्षित होता है। और बायां फेफड़ा छोटा मगर अधिक लंबा होता है। तो बड़ा जो दायां फेफड़ा होता है वो अधिक बड़ा और चौड़ा होता है, और बायां फेफड़ा छोटा मगर अधिक लंबा होता है। ध्यान रखिएगा। लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं। सांस लेने व श्वसन में अंतर। ठीक है, सांस लेना व श्वसन में अंतर बताया है। ठीक है, तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है देख लीजिए। ब्रीथिंग जो होता है वो जैव भौतिकी प्रक्रिया होती है, जो बायोफिजिकल होती है। श्वसन जो है ये जैव रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, तो ब्रीथिंग जो है ये 2 चरण अंतःश्वास व उच्छ्वास में ले सकते हैं। और श्वसन जो है ये मुख्य चरण ग्लाइकोलिसिस होता है और क्रेब्स चक्र एवं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र का काम करता है। ठीक है, क्रेब्स चक्र वही वाला माइटोकॉन्ड्रिया वाला आपको बताए थे ना। ध्यान रखिएगा, फिर मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो ब्रीथिंग का और क्या है? ऐच्छिक एवं अनैच्छिक दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, और श्वसन जो है ये अनैच्छिक क्रिया होती है। कहने का मतलब सांस जो है आप ऐच्छिक से भी ले सकते हैं, अनैच्छिक, दोनों प्रकार से, लेकिन ये श्वसन जो है ये अनैच्छिक क्रिया है, मतलब आप नहीं भी चाहेंगे तब भी होगा। और ब्रीथिंग जो है ये ऊर्जा के उत्पादन का अभाव करता है, और श्वसन जो है ये ऊर्जा का उत्पादन करता है। श्वसन क्रिया में भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। ठीक है, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन अणु है। ठीक है, ये कोशिका द्रव में बदलते हुए जो है ये पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट से जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ईस्ट में, ठीक है, एथेनॉल हो जाता है। और ऑक्सीजन का अभाव जब हमारी पेशीय कोशिका में होता है तो ये लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा बनाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का पायरुवेट से होने पे इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, ठीक है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा बनाते हैं। अब श्वसन देख लीजिए। श्वसन अपचयी क्रिया, जिसको कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, ये शरीर के भार में कमी करता है। ये श्वसनी पदार्थ, ठीक है, श्वसनी पदार्थ क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन। श्वसन का क्रम जो है पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, और अंत में प्रोटीन का श्वसन होता है। नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा। ठीक है, मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ है? पीछे के साइड में। ठीक है, ऊपर तो आप सेरेब्रम सेरिबेलम है, पीछे मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको छोटा दिमाग कहते हैं। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे। अब देखिए क्रेब्स चक्र सर्वप्रथम वर्णन, ठीक है, इसका वर्णन किसने किया है? क्रैब द्वारा। ठीक है, हैंस क्रैब द्वारा इसका सर्वप्रथम वर्णन किया गया है क्रेब्स चक्र का। इसका अन्य नाम क्या है? साइंट्रिक अम्ल चक्र। ठीक है, ट्राई कार्बोक्लिसिक चक्र। इसकी अवस्थिति
अभी मैंने बताया आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया ही जो है क्रेब्स चक्र का उत्पादन करता है। ठीक है, सेल में, कोशिका में ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्रेब्स चक्र का निर्माण करता है। ठीक है, तो क्रेब्स चक्र का निर्माण तो करता है। क्रेब्स चक्र का कार्य क्या है? ये एटीपी का उत्पादन, ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन, ठीक है, ये ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो आप पढ़े होंगे कि पावर हाउस ऑफ द सेल, आपको ऊपर मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है क्रेब्स चक्र बनते हैं। क्रेब्स चक्र से ही ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा का जो है भंडारण होता है एटीपी के रूप में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है ऐसे ऐसे करके माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत। अब देखिएगा मानव शरीर में रक्त प्रवाह कैसे होता है। तो फेफड़ा देख लीजिए पहले, फेफड़ा के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ये एक बार समझ लीजिए। तो हमारे फेफड़ा में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये आप जानते होंगे, 2 वेंट्रिकल हैं और 2 ऑवरिकल हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, और राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसी तरीके से होती है। ठीक है, इस तरीके से मैप आप देख लीजिएगा। फुफ्फुस धमनी ध्यान रखिएगा, फुफ्फुस सीरा भी ध्यान रखिएगा, और मिट्रल वाल्व, एरोटा, और उच्च एवं निम्न महाशिरा। तो शरीर के विभिन्न भाग, तो इस फिगर को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी जिसको बोलते हैं, और पल्मोनरी वेंस, ये शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को जो है इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, अब आने वाले समय में जो है आगे क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। बाकी फिगर ऐसा ही है। ठीक है, फेफड़ा में 4 चैम्बर होते हैं, 2 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल, जिसको दाहिना नीले और नीले और आलिंद कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखेंगे हम। अब देख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस खोजकर्ता एम्डेन मेयरहॉफ पार्सन द्वारा। ठीक है, इसका अन्य नाम है ईएमपी पथ, शर्करा किण्वन, और एनॉक्सी श्वसन। इनके कार्य क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा निर्माण। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का काम क्या क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण करता है ये ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ बनता है? हमारे लीवर में। अब देखते हैं श्वसन की प्रक्रिया के भाग। ठीक है, तो बाह्य श्वसन, ठीक है, निःश्वसन एवं उच्च श्वसन, और फेफड़ों में गैसीय विनिमय, कारण दाब में अंतर के कारण O2 व CO2 का विनिमय, गैसों का परिवहन, O2 एवं CO2 का फेफड़ों से कोशिका एवं वापस कोशिका से फेफड़ों के बीच परिवहन। O2 है दोस्तों ऑक्सीजन, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा। O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा, और CO2 का परिवहन द्वारा गैसों का परिवहन होता है। तो हीमोग्लोबिन द्वारा लगभग 10 से 20% होता है, और प्लाज्मा में घुलकर 70%, और बाइकार्बोनेट के रूप में 70%, ये गैसों का परिवहन करता है। आंतरिक श्वसन जो है ये उत्तक द्रव एवं रुधिर के मध्य गैसीय विनिमय करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब कोशिका श्वसन देख लीजिए। ये ग्लूकोज का कोशिकाओं में ऑक्सीकरण करता है। ये 2 प्रकार का होता है कोशिका श्वसन, अनाक्षी श्वसन और अवायवीय श्वसन, जिसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ग्लूकोज जीवाणु, इथाइल अल्कोहल ईस्ट, अंत में पायरुविक अम्ल होता है। और वायु श्वसन जो है
इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और इसमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसके दो भाग हुए, ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र। ये सब क्वेश्चन दोस्तों नहीं पूछता है एग्जाम में, बस इसी तरीके से है। आगे बढ़िए, काम का है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि क्रेब्स चक्र ऊपर जो मैंने आपको बताया, और ग्लाइकोलिसिस जो लीवर बनाता है, ठीक है, ग्लूकोज का भंडारण करके, और क्रेब्स चक्र जो बस ध्यान रखिए माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, अब देखिए परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र को देख लीजिए, इसके खोज करता है विलियम हार्वे। पूछता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करता क्या है, विलियम हार्वे। इसके कार्य क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र के कार्य जो है शरीर में रक्त का परिसंचरण करना। ठीक है, शरीर में रक्त का परिसंचरण करना। इसके भाग है हृदय, रुधिर, रुधिर वाहिनियां। ठीक है, ये देख लीजिए त्रिवलनी कपाट, ट्राइकोस्पिड वाल्व। इसकी अवस्थिति दाएं आलिंद एवं दाहिने लेले के बीच होता है। जैसे हार्ट में मैंने आपको बताया ना, वेंट्रिकल और ऑरिकल, उसी को दायां अनिल बायां अनिल, इसलिए मैंने आपको दिखाया था। ये द्विलनी कपाट, इसकी अवस्थिति है बाएं अलिंद एवं बायां नीलय के मध्य। अब देखिए मानव हृदय, ये चार कक्ष में होते हैं, दो अलिंद दो निलय, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसका वजन 250 से 300 ग्राम, और सामान्यतया 1 मिनट में 72 से 75 धड़कन होता है। मतलब आप 1 मिनट में 72 से 75 बार सांस लेते हैं। रुधिर वाहिनियां, ठीक है, सिराए देख लीजिए, सिराए को वेन कहते हैं इंग्लिश में। सिराए जो है समांतर नीला रंग होता है इनका। ये वाल्वों की उपस्थिति इसमें होती है। ठीक है, सिराए जो है इनकी पतली दीवारें होती हैं, अधिक चौड़ी होती है। इनके कार्य जो है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाना। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सिरायों का क्या कार्य है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने का कार्य है। और ये अशुद्ध रक्त का वहन करती है। सिराएं जो है ये अशुद्ध रक्त का वहन करती है। तो पूछता है कि अशुद्ध रक्त का वहन कौन करता है, सिराएं। लेकिन अपवाद है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ऊपर फुसफुस सिरा फुसफुस आपको बता रहा था। तो वैसे तो सिराएं जो है ये अशुद्ध रक्त का वहन करती है, लेकिन एक अपवाद है, ये जो फुसफुस सिरा है, ठीक है, जिसको पल्मोनरी वेन कहते हैं, ये जो है फेफड़ों से हृदय तक जो है ये शुद्ध रक्त ले जाते हैं। ठीक है, और ये बाई अलिंद को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करते हैं। ध्यान रखिएगा, अपवाद बस एक ही है, ये फुसफुस सीरा जो है ये शुद्ध रक्त का वहन करती है। ठीक है, बाकी हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिराए जो है ये अशुद्ध रक्त का ही वहन करते हैं, खाली फुसफुसीरा को छोड़ के। अब धमनियां देख लीजिए, आर्टरीज, ये सब हार्ट की बातें हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो धमनिया में वाल्व अनुपस्थित होते हैं। ये मोटी दीवारें होती हैं, इसके संकरी होती हैं। इनके कार्य होते हैं हृदय से शरीर को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाना। ठीक है, हृदय से शरीर को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाना, मतलब ठीक है, ऑक्सीजन मिला के तब रक्त को जो है पहुंचाना। इसका भी अपवाद है फुसफुस धमनी। ठीक है, उसमें फुसफुस सीरा था, इसमें अपवाद जो है फुसफुस धमनी है, इसको ध्यान रखिएगा, जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ठीक है, तो ये हृदय से शरीर
को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है, लेकिन अपवाद सिर्फ फुफ्फुस धमनी है, ये ऐसा नहीं करता। ठीक है, ये अशुद्ध रक्त को जो है हृदय से शरीर को पहुंचाता है। ठीक है। और दाहिनी निलय से फेफड़ों को अशुद्ध रक्त की आपूर्ति करता है। ये फुफ्फुस धमनी जो अपवाद है, वो दाहिनी निलय से फेफड़ों को अशुद्ध रक्त की आपूर्ति करता है। अब रक्त देख लीजिए। रक्त रुधिर भी इसको कहते हैं, खून भी कहते हैं इसको। ठीक है। इसमें रक्त के प्रकार है। रक्त में कौन कौन चीजें होती हैं, तो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिनको आरबीसी कहते हैं, श्वेत रुधिराणु जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और प्लाज्मा होते हैं। ठीक है। तो रक्त में इन्हीं चार चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 1 लीटर कम रक्त होता है। मतलब पुरुषों में 5 से 6 लीटर रक्त होते हैं, तो महिलाओं में 5 लीटर होते हैं। ठीक है। तो रक्त के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा 55% होते हैं, और रुधिराणु जिसको प्लाज्मा कहते हैं वो 45% होते हैं ब्लड में। रक्त तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच मान 7.4, ये क्षारीय होता है। ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि 7 से ऊपर जो है वो क्षारीय, और 7 से नीचे अम्लीय। तो रक्त क्या है, क्षारीय है। इसका पीएच मान 7.4 है। और वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं। ठीक है। वयस्क मनुष्य का तात्पर्य क्या है, 18 साल से जो ऊपर है वो वयस्क में आते हैं। अब रुधिराणु देख लीजिए, प्लाज्मा। ठीक है। तो श्वेत रुधिराणु, व्हाइट ब्लड कॉपल्स जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, इसका अन्य नाम सैनिक या वीर सिपाही होता है। इसके कार्य जो है रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करना। ठीक है। अगर इसमें दिक्कत हो जाएगा तो आपको तमाम रोग हो जाएगा, कैंसर तक हो जाएगा। तो ठीक है, इसको ये डब्ल्यूबीसी जो है हमको सभी रोगों से बचाता है। ठीक है। ये रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसके प्रकार है, डब्ल्यूपीसी के प्रकार कौन कौन से हैं, मोनोसाइट्स जो कि सबसे बड़ी है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, बेसोफिल सबसे कम, नेट्रोफिल सबसे अधिक, इयोसिनोफिल। ठीक है। रक्त में इसकी मात्रा लगभग 5,000 से 11,000 होता है। ठीक है, प्रति घन मिलीमीटर। और डब्ल्यूबीसी में अधिकता से कैंसर हो जाता है, जिसको ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी अगर ज़्यादा बनने लगे बॉडी में, तो इससे रक्त कैंसर होता है, इसको कहते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है। इसीलिए इसको कीमोथेरेपी किया जाता है। इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी के बारे में। और मानव रुधिर के बारे में इधर देख लीजिए क्या है। तो मानव रुधिर जो है दो प्रकार का है, प्लाज्मा और रुधिराणु। ठीक है। तो प्लाज्मा 55% है, रुधिराणु 45% है। तो प्लाज्मा में क्या क्या चीजें आएंगी, प्लाज्मा किससे बना है, इसमें जल 91% है, कार्बनिक पदार्थ है, और अकार्बनिक पदार्थ है प्लाज्मा में। तो पूछता है कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज होता है, जल 91%, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। और रुधिराणु जो कि ब्लड कपल्स है, उसमें उसमें क्या क्या होते हैं, आपके प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसी होते हैं। ठीक है, लाल रुधिराणु, और श्वेत रुधिराणु जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ये सब प्लेटलेट्स क्या है और आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है। तो डब्ल्यूबीसी के दो प्रकार। ठीक है, कणिकामय श्वेत रुधिराणु जिसको ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, और कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु जिसको एग्नानोलोसाइट कहते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट को के अंतर्गत क्या होंगी, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और ये
कणिका विहीन श्वेत रूढ़ाणु के अंतर्गत लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं। अब देखिए, रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ लीजिए, आरबीसी के बारे में। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जो जो रेड ब्लड सेल होते हैं, ये कुल हृदय का 40% व कुल हृदय का 90% होते हैं। ठीक है, ये जो है कुल हृदय का 90% होते हैं। ये हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में ऑक्सीजन का परिवहन करता है और हीम नामक लाल पदार्थ उपस्थित रहता है, जिसको लाल रक्त होते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना पहले कि हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है। ठीक है, रक्त में मात्रा आरबीसी का कितना होता है? लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर। अब प्लेटलेट्स देख लीजिए क्या है। प्लेटलेट्स आप देखते होंगे कि मलेरिया में या आपको डेंगू हो गया या चिकनगुनिया हो गया, ठीक है, तो आपके प्लेटलेट्स बहुत तेजी से डाउन होते हैं, तो उसी प्लेटलेट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके कार्य क्या है प्लेटलेट्स के? रक्त का थक्का बनाना, ठीक है, और रक्त में मात्रा इसकी कितनी होती है? 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लाल रक्त कणिकाएं के बारे में कुछ लिखा हुआ है। केवल कशेरुकियों के रक्त में ये उपस्थित होता है। ठीक है, आरबीसी। और आरबीसी जो है ये तिल्ली या प्लीहा के द्वारा पुरानी रक्त कणिकाओं का नाश करता है। ठीक है, ये तिल्ली और स्प्लीन जो होती है, ये पुरानी रक्त कणिकाओं का जो है वो उसको मार देती है। ठीक है, उसको निगल जाती है, इसीलिए तिल्ली होती है, स्प्लीन जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है, ये वाला ध्यान रखिएगा कि प्लीहा जो है पुराने रक्त कणिकाओं का नाश करती है। अस्थि मज्जा में विकास होता है आरबीसी का। ठीक है, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनका विकास कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहाँ होता है? हड्डियों के बीच में जो है अस्थि मज्जा होता है, बेन मैरो, हड्डी के अंदर। ठीक है, इसका निर्माण होता है। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। ठीक है, 120 दिन तक जो है आरबीसी जो है वो जिंदा रहता है। 120 दिन में मर जाती है, जो मर जाता है उसको प्लीहा कहा जाती है या, ठीक है, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है ये, ध्यान रखिएगा। अब व्हाइट ब्लड सेल के बारे में देख लीजिए क्या लिखा है। ये कणिका में के अंतर्गत हमने बताया था कि 3 है। ठीक है, यूसिनिफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और कणिका विहीन 2 प्रकार के हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में होता है, लसिका ग्रंथि में होता है, अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि में। तो क्वेश्चन पूछता है कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आप बताएंगे प्लीहा में, लसिका ग्रंथि में, अस्थि मज्जा में और थाइमस ग्रंथि में। अभी थोड़ा सा देख लीजिए स्फेगोमेनोमीटर, जिससे बीपी मापा जाता है। इससे भी क्या क्वेश्चन कभी पूछ लेता है। तो स्फेगोमेनोमीटर का क्या कार्य है? तो रक्त दाब का मापन या ब्लड प्रेशर का मापन किया जाता है। तो सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ठीक है, 120/80, जैसा आप जानते हैं। तो यहाँ लिखा है प्रकुंचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर कितने कहा जाता है? 115 से 120 mmHg। और प्रसारण दाब, डिस्टोलिक प्रेशर 75 से 80 mmHg। ये Hg क्या है दोस्तों? पारा है, ध्यान रखिएगा, पूछा था एक बार क्वेश्चन। इसमें Hg जो है इसको क्या कहते हैं? तो पारा कहते हैं। तो उम्र बढ़ने के साथ रक्तदाब बढ़ता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता है।
और नॉर्मल 120/80 को कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब कुछ रक्त समूह देख लीजिए, ब्लड ग्रुप। विभिन्नता के कारण लाल रक्त कणों में उपस्थित, तो थोड़ा सा ये एंटीजन देख लीजिए और एंटीबॉडी देख लीजिए, ठीक है। तो विभिन्नता कारण क्या है, लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। तो रक्त का जो है, जो भिन्न भिन्न होना, जो ब्लड ग्रुप जो है उसका क्या कारण है, ग्लाइकोप्रोटीन के कारण, ठीक है। इसकी खोज करता है चारों रक्त समूह ए बी ओ ए बी है। तो रक्त समूह की खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में, ठीक है। और आरएच फैक्टर का लैंड स्टीनर एवं वीनर द्वारा, ठीक है। ये किस पर खोजा गया था आरएच फैक्टर, तो रीसस बंदर के रक्त में खोज किया गया था आरएच फैक्टर का, ठीक है। तो आरएच फैक्टर ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें प्लस माइनस होता है। प्लस को तो आप माइनस चढ़ा सकते हैं, लेकिन माइनस को आप प्लस नहीं चढ़ा सकते, ध्यान रखिएगा। अगर चढ़ा देते हैं तो रक्त का थक्का जम जाता है, वो आदमी मर जाएगा। चलिए आगे लिखा होगा, मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ देखिए कि एंटीजन ए जो है क्या दिया हुआ है, एंटीजन बी, और एंटीबॉडी ए तो एंटीबॉडी बी। चलिए आगे आपको समझाते हैं। तो देखिए आगे दिया है रक्त समूह ए बी ओ ए बी, ठीक है। तो प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी एंटीबॉडी ए बी, और रक्त समूह ए बी में अनुपस्थित होता है। तो कहने का मतलब इतना बस ध्यान रखिएगा मित्रों, कि जिसका रक्त मान लीजिए ए बी ओ ए बी है, अगर रक्त समूह ए है तो इसका एंटीजन भी ए होगा। अगर रक्त समूह बी है तो एंटीजन भी बी होगा, ठीक है। और लेकिन एंटीबॉडी ठीक उल्टा उसका हो जाता है, ठीक है। तो अगर रक्त समूह ए है तो उसका एंटीबॉडी बी होगा, और रक्त समूह बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, और ओ है तो एंटीबॉडी ए बी होगा, और रक्त समूह ए बी है तो इसमें अनुपस्थित है एंटीबॉडी, लेकिन एंटीजन इसमें होगा, और रक्त समूह ओ में एंटीजन अनुपस्थित होता है, ठीक है। कॉपी पेन रहता तो हम आपको समझा देते। तो इतना चीज मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एंटीजन वही होते हैं जैसे दिया रहता है, ब्लड ग्रुप ए बी ओ ए बी, तो इनका एंटीजन भी ए बी ओ ए बी होगा, ठीक है। एंटीबॉडी ठीक उल्टा हो जाता है, ए का बी हो जाएगा, बी का ए हो जाएगा, ठीक है। ओ में एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। और ए बी में एंटीजन होता है तो ए बी होगा, और एंटीबॉडी में ए बी में अनुपस्थित होता है, ठीक है। चीजों को आप ध्यान रखिएगा। आरबीसी में एंटीजन देखिए देखिए दिया है नीचे, ठीक है। ये देखिए रक्त समूह ए में एंटीजन ए ही होगा, नीचे देख रहे हैं ना। रक्त समूह बी में एंटीजन बी ही होगा, ओ में अनुपस्थित होगा, और ए बी में एंटीजन ए बी ही होगा। और ठीक उल्टा देखिए एंटीबॉडी जो है, ठीक उल्टा है, ए का बी, बी का ए, ओ का ए बी, और ए बी का अनुपस्थित होता है। तो एंटीजन जो है रक्त समूह ओ में अनुपस्थित है, और एंटीबॉडी रक्त समूह ए बी में अनुपस्थित है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब काम की बात देखिए यही है कि संतानों के रुधिर वर्ग जो है, अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ हो, तो बच्चा जो है संभव है कि ओ ही होगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप का। ये सब ब्लड ग्रुप है कि अगर माँ बाप अगर ओ हो ब्लड ग्रुप, तो बच्चे का भी ओ होगा। और क्या नहीं होगा, तो ए बी और ए बी नहीं हो सकता। अगर माँ बाप ओ ए हो, ठीक है, या ए हो, तो उनकी संतति होगी ओ और ए ग्रुप का हो सकता है, बी और ए बी नहीं हो सकता। अगर माता पिता का रुधिर वर्ग ओ बी हो या बी बी हो, तो बच्चे का हो सकता है ओ और बी
नहीं हो सकता ए और ए बी। अगर माँ बाप ए बी हो तो बच्चा ओ ए बी चारों हो सकता है। ठीक है। और ओ और ए बी है माँ बाप, तो बच्चा ए बी हो सकता है और ओ ए बी नहीं हो सकता। अगर माँ बाप ए और ए बी हैं या बी या ए बी हैं तो बच्चा ए बी और ए बी हो सकता है और नहीं हो सकता ओ। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। इधर क्या है, लाल रुधिर कणिका अनुकूलता संबंध, आरबीसी कॉम्पेटिबिलिटी रिलेशन। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ओ जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स। मतलब ओ ब्लड ग्रुप जो है वो किसी को ब्लड दे सकता है, चाहे वो ए हो चाहे बी हो चाहे ए बी हो। ठीक है, या ओ पॉजिटिव हो खुद दे सकता है, लेकिन वो ब्लड, वो जो ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप से ही ब्लड ले सकता है। ध्यान रखिएगा, वो ब्लड किसी को दे सकता है लेकिन ब्लड सिर्फ वो सिर्फ ओ से लेगा। उसी तरह ए बी जो है वो ब्लड जो है वो किसी ब्लड ग्रुप से ले सकता है। ठीक है, लेकिन दे सकता है सिर्फ ए बी को ही। इतनी चीजें जो है आप ध्यान रखिएगा। अब आइए कुछ क्वेश्चन परीक्षा दृष्टि से देख लेते हैं। देखिए ये छोटा सा जैसे मैंने आपको बताया कि रक्तदाता समूह है, प्राप्तकर्ता रक्त समूह है। ठीक है, ए जो है ए को दे सकता है, बी को नहीं दे सकता, ए बी को दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता है। ठीक है, बी उसी तरह जो है ए को नहीं दे सकता, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता। ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो ए को नहीं दे सकता, बी को नहीं दे सकता, लेकिन ए बी को दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता। ओ जो है वो सभी को दे सकता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। रक्त समूह एक आनुवंशिक लक्षण है, यह बताया गया है, बताया है बर्नस्टीन ने। कब? 1924 में। प्रतिजन जिसको एंटीजन कहते हैं जिस रूप में होते हैं क्या कहलाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडी जिस रूप में होती है उसको क्या कहते हैं? प्रोटीन। एंटीबॉडी प्रोटीन रूप में होती है। डब्ल्यूबीसी का व्यास होता है 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, रुधिर प्लाज्मा, ठीक है, जिसको ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है लिम्फोसाइट्स, इसको ध्यान रखिएगा। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के रूप में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछता है। अब देखते हैं रक्त का शर्करा, ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, इसको मापन हेतु उपकरण कौन सा होता है? ग्लूकोमीटर से मापन किया जाता है। सामान्य मात्रा कितना होता है? 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। जो रक्त की शर्करा आप मापते हैं तो किससे मापते हैं? ग्लूकोमीटर से। सामान्य मात्रा कितना होता है? 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। और रक्त की शर्करा की इकाई क्या होती है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। और ये इंसुलिन नियमन हेतु उत्तरदायी हार्मोन है। ठीक है, शुगर में देखते हैं ना कि इंसुलिन चढ़ता है, तो यही जो है इसी इसी के लिए उत्तरदायी है ये हार्मोन। तो इंसुलिन नियमन हेतु उत्तरदायी हार्मोन है। रोग इसकी अधिकता के कारण क्या हो जाएगा? मधुमेह, डायबिटीज, जिसको शुगर कहते हैं आप लोग। और कमी से हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो इंसुलिन की ध्यान रखिएगा कि इंसुलिन की अधिकता से मधुमेह, आपको डायबिटीज शुगर हो जाएगा, और कमी से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। अब कुछ तथ्य देख लीजिए। भ्रूण अवस्था में हृदय की धड़कने के 1 मिनट में लगभग 150 बार। कहने का मतलब ये है कि भ्रूण अवस्था मतलब जब बच्चा एकदम माँ के पेट में हो तो उसके हृदय की धड़कन कितनी होगी? 1 मिनट में 150 बार।
हृदय की धड़कनों का नियमन करता है साइनो ऑर्क्यूलर नोड, जिसको एसियन कहते हैं। साइनो ऑर्कुलर नोड होता है दाहिनी आलिंद की दीवार पर। हृदय की दर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन है थायरॉक्सिन एवं एड्रीनेलिन। नोड देख लीजिए, अम्लीयता से हृदय गति बढ़ती है, वह क्षारीयता से कम होती है। इसको ध्यान रखिएगा कि अम्लीयता से हृदय गति बढ़ती है, वह क्षारीयता से कम होती है। ठीक है, इसीलिए लोग पत्ता खाते हैं। अगर अम्ल बढ़ जाता है तो क्षारीय होने के लिए हरा पत्ता खाते हैं, इससे नॉर्मल हो जाता है हृदय गति। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चीज़ आप लोग भी ध्यान रखा करिए। अब ये देख लीजिए आप, पहले